हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल माय पाठशाला। मैं विशाल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल माय पाठशाला पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप नींद से जग जाइए और वोकैबुलरी सीख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की सुबह को शुरू करते हैं और कुछ नए वर्ड्स को सीखते हैं। तो जो आज का सेशन है, आज के सेशन को शुरू करने से पहले we'll have a look at the motivational quote. The quote is, the more you sweat in practice, the less you bleed in battle. I would repeat it again. The more you sweat in practice, the less you bleed in the battle. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उतने ही कम चांसेस होते हैं आपकी बैटल में खून निकलने का। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एग्जाम क्लियर करने के, उतने ही कम चांसेस होंगे आपके ना सिलेक्ट होने के। राइट? तो मैं आपसे बोलूंगा, वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल। मैं आपसे क्या बोलूंगा? आई वुड बी सेइंग दैट यू शुड बी वर्किंग हार्ड एज मच एज पॉसिबल। अभी जो समय है, आपको जो एसएससी का जो एग्जाम है, राइट, एसएससी का जो एग्जाम है 2026 में यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाला जो एग्जाम है ये आप जरूर क्लियर करेंगे। यू वुड डेफिनेटली बी क्लियरिंग दिस exam, right? You would definitely be clearing this exam. And what is the only way with which you can do it? What is the only way with which you can do it? And that is only by, what is the only way? That is only by working hard, working extremely hard. Using that you would be able to clear the exam, right? चलिए, तो इसी के साथ ही हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट वर्ड। हमारा पहला शब्द क्या? हमारा पहला शब्द है टिडलर। जो टिडलर शब्द है उसका मतलब होता है छोटी मछली, राइट? और ना सिर्फ इसका मतलब होता है छोटी मछली, इसका मतलब ये भी होता है कोई जो छोटा मोटा इंसान हो, राइट? कोई जैसे हम लोग जैसे मूवीज में बोल देते हैं ना, ही इज अ स्मॉल फिश, राइट? वो कुछ मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, राइट? तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दैट पर्सन इज अ टिडलर, राइट? बड़े बड़े जो डॉन होते हैं, वो छोटे मोटे गुंडों को क्या बोलते हैं? ही इज अ स्मॉल फिश। वो तो छोटी मछली है यार, इसको तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा। वहां पर बोल सकते हैं दैट पर्सन इज अ टिडलर इन दैट सेंस। चलिए, तो इसकी मीनिंग देखेंगे हम लोग। मीनिंग है छोटी मछली, बहुत छोटा है, तुच्छ व्यक्ति, राइट? इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, अ स्मॉल फिश और इनफॉर्मली अ पर्सन और थिंग दैट इज स्मॉल और अनइंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पर इस बच्चे को देख सकते हैं, बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर इस बच्चे ने इस छोटी सी मछली को पकड़ा हुआ है, राइट? और इस छोटी सी मछली को तालाब में से या फिर नदी में से पकड़ के कितना खुश हो रहा है। अब एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और एक दिन मैं सोच रहा था कि जैसे ये जो मछली है, ये जो छोटी सी मछली है, इस छोटी सी मछली का भी परिवार होता होगा, राइट? अपने परिवार के साथ घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, अपने मम्मी पापा से बातें करता होगा ये मछली छोटी वाली। और हम लोग क्या करते हैं? उसको पकड़ के ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और बेचारा अपने परिवार से बिछुड़ जाता होगा। कितना उसको दुख होता होगा, है ना? राइट? सो ये चीज, दिस वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। चलिए, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्मॉल फ्राई मतलब छोटा इंसान। अब स्मॉल फ्राई चिकन फ्राई ये वाला नहीं है। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है छोटा मोटा इंसान, माइनर पर्सन, an insignificant person and nobody, right? He's a nobody, जैसे अपन बोल देते हैं he's a nobody, right? वो तो nobody है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। चलिए, एंटोनिम्स, बिग विग, बहुत बड़ा इंसान, इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण पर्सन, जायंट, बहुत बड़ा, हैवी वेट, जिसका बहुत ज्यादा भार हो। नाउ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। कंपेयर टू बिग क्रिमिनल्स ही वाज जस्ट अ टिडलर। बड़े बड़े क्रिमिनल्स की तुलना में वो जो था छोटा मोटा अपराधी था, छोटी मछली था वो तो, राइट? ऐसे सेंस में बोल सकते हैं ही वाज जस्ट अ टिडलर। The pond was full of tiddlers. Again, the company ignores tiddlers and focuses on big players. जो कंपनी है वो छोटे मोटे प्लेयर्स को इग्नोर करके बड़े एक प्लेयर्स को इग्नोर करती है। अब जैसे T20 में भी होता है, तो T20 में क्या होता है कि T20 में छोटे मोटे प्लेयर्स थोड़ी हार किए जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हार किए जाते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स से कहने का मतलब है ऐसे प्लेयर्स जो बिल्कुल विकेट ले ले या फिर दे चौके दे छक्के उनको मारना आता हो, ऐसे प्लेयर्स को जनरली जो है टीम्स में सिलेक्ट किया जाता है। चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हम लोग न्यू वर्ड जो थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। थियोक्रेसी का मतलब होता है ईश्वर का शासन, राइट? अब एक और चीज होती है दैट इज डेमोक्रेसी, राइट? आप में से कईयों ने ये वर्ड सुन रखा होगा, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज जनतंत्र। डेमोक्रेसी में किसका शासन होता है? डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुन कौन रहा होता है? उनको जनता चुन रही होती है। जिनको जनता चुनती है वही शासन करते हैं। बट थियोक्रेसी में बोला जाता है कि ये ईश्वर का शासन है, करेक्ट? बट ईश्वर का शासन तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में है ना? वो सिर्फ एक देश तक तो सीमित हो ही नहीं सकते।
वो तो पूरे देश में, पूरे विश्व में है, करेक्ट। तो खैर अब मैं बहुत ही डिबेटेबल चीज है उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, इसका हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। धार्मिक शासन प्रणाली, इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिलीजियस लीडर्स रूल और वेयर लॉज आर बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जहां पर जो कानून है वो धार्मिक चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, राइट। अब ओके, आई वोंट कॉमेंट एनीथिंग, लेट्स गो अहेड। सिनोनिम्स, रिलीजियस रूल्स, प्रीस्टहुड गवर्नमेंट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब भी होता है थियोक्रेसी, राइट। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? एक्लेसियोक्रेसी, राइट, और सैक्रेड रूल। एंटोनिम्स देखेंगे, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड रिपब्लिक एंड लैसिज्म। अच्छा, लैसिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो लैसिज्म वर्ड है, राइट, जो लैसिज्म वर्ड है, इस लैसिज्म वर्ड को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज दिस? जो लैसिज्म वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, राइट, गवर्नमेंट जो रूल कर रही होगी, विच मीन स्टेट, एंड जो रिलीजन होगा, राइट, ये दोनों को डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। दीज आर इन टू सेपरेट चैम्बर्स, इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बोल देते हैं लैसिज्म, राइट, लैसिज्म। सेंटेंस एग्जांपल्स, ईरान इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ थियोक्रेसी। जो ईरान है उसको थियोक्रेसी जनरली नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मेनली जो सरकार है वो धार्मिक लोगों की सरकार है, राइट, जिनका अब क्या है क्या नहीं है, यू कैन गो एंड सर्च, यू कैन गो एंड रीड मोर अबाउट दिस। इन अ थियोक्रेसी रिलीजियस लॉज इन्फ्लुएंस गवर्नेंस, राइट। जो थियोक्रेसी होती है उसमें धार्मिक जो नियम कानून होते हैं वो गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेट्रापॉड। टेट्रापॉड का मतलब क्या हुआ सर, राइट। तो आपने एक वर्ड सुना होगा क्वाड्रूपेड, राइट। क्वाड्रूपेड मैंने वर्ड डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस सेशन में। तो क्वाड्रूपेड जो शब्द होता है उसका मतलब होता है जिसके 4 पांव होते हैं। तो उसी तरीके से जो टेट्रापॉड है इसका मतलब होता है 4 पैरों वाला जीव। जैसे तुम्हारे कितने पांव है, तुमने कभी सुना है तुम्हारे कितने पांव है? 4 बोल रहे हो? नहीं यार, हमारे तो सिर्फ 2 पांव होंगे, राइट। तो इसी तरीके से जिनके 4 पांव होते हैं उनको टेट्रापॉड बोला जा सकता है। जैसे यहां पर आप इस डॉग को देख सकते हो, इससे कितने पांव है? 1 2 3 4, राइट, इट्स अ टेट्रापॉड। और यार ये बर्ड यहां पर कैसे आ गए? बर्ड को हटा लो यहां पे, ठीक है, इस बर्ड को हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है, गलती से आगे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कशेरुकी जानवर्स जिनके 4 पांव होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है टेट्रापॉड, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम टेट्रापॉड, राइट। चलिए, इंग्लिश मीनिंग, एन एनिमल दैट हैज 4 लिम्स, लेग्स और आर्म्स सच एज मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। अब देखो यहां पर जो बर्ड शब्द है, ये बर्ड शब्द को क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि कुछ जो बर्ड्स हैं जो बायोलॉजिकली अगर आप उनके चेक करेंगे तो उनके जो पंख होते हैं, राइट, वो हैंड्स से बने हुए हैं, हैंड्स है, राइट। तो बर्ड्स में क्या हुआ है कि जो हैंड्स हैं वो हमारे, ओके, इसीलिए उसको इसने बोला हुआ है टेट्रापॉड। जो बर्ड्स होते हैं, राइट, उनके जो हाथ है, एक्चुअल में उनके जो हाथ हैं वो कैसे हो गए? वो पंख में परिवर्तित हो गए, इसलिए उनको भी टेट्रापॉड कंसीडर किया जाता है, बर्ड्स को भी, क्योंकि बर्ड्स के हाथ जो है वो पंख में कंसीडर परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हाथ नहीं है, राइट, अल्टीमेटली वो थे, तो भले ही वो किस में यूज हो रहे हैं, वो उड़ने में यूज हो रहे हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स देखेंगे। 4 लिम्ड एनिमल, क्वाड्रूपेड में पहले कंसीडर कर चुका हूं, वर्टिब्रेट एंड लैंड एनिमल। भाई लैंड में जनरली जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जनरली 4 पांव हो जाते हैं। एंटोनिम्स, बाइपेड। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। ह्यूमंस आर क्लासिफाइड एज टेट्रापॉड्स बिकॉज दे हैव 4 लिम्स, राइट। अब देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ पांवों से मतलब नहीं है, अगर आपके 2 हाथ भी हैं और 2 पांव भी हैं, इवन देन यू कैन बी कॉल्ड व्हाट? यू कैन बी कॉल्ड व्हाट? टेट्रापॉड, ठीक है। चलिए, एंड फ्रॉग्स आर टेट्रापॉड्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, राइट। जो मेढक होते हैं वो ऐसे टेट्रापॉड्स हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में दोनों में रह सकते हैं। अब यहां पे क्या है? एवोल्यूशन शोज दैट टेट्रापॉड्स, हाउ टेट्रापॉड्स डेवलप फ्रॉम फिश। जो एवोल्यूशन है, कैसे कैसे हम लोग बने हैं, वो ये दर्शाती है कि जितने भी टेट्रापॉड्स हैं वो फिश से आए हुए हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन है, जीवन सबसे पहले शुरू हुआ सी के अंदर, पानी के अंदर, नदियों के अंदर,
मछलियों के रूप में, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के रूप में, और फिर वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स किसी तरीके मछली बने, और वो मछलियां किसी तरीके से धरती पर आई, और जब वो धरती पर आई पर धीरे 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 उनके पैर वगैरह बनने शुरू हुए। करेक्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन की वास्तविक शुरुआत हुई थी दैट वाज डन इन पानी के अंदर, और पानी के अंदर से जीवन धरती पर बाहर आया। ठीक है। अब मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो उसी पर ही स्टिक करते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड है बेबी। ये जो बेबी वर्ड है उसका मतलब होता है छोटी सी कतार या फिर झुंड। अब जैसे आप यहाँ पर पिक में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डक्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एक बेबी ऑफ डक्स हो गया। यहाँ पे गर्ल्स है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ गर्ल्स है तो उनका भी बेबी ऑफ गर्ल्स हो गया। यहाँ पर क्या है, बर्ड्स है, बेबी ऑफ बर्ड्स हो गया। अगर कुछ झुंड है आपका छोटा मोटा तो उसको अपन बेबी बोलते हैं इंग्लिश में। नाउ इसके समूह झुंड, अब विशेषकर सुंदर लड़कियों का, पक्षियों या फिर एक जैसे लोगों का, राइट। तो अगर आप इसको डिक्शनरी में अच्छे से पढ़ेंगे तो बेबी जो शब्द था वो जनरली पहले जब इसका शुरुआत हुई तो ऐसा बोला जाता था, अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो ओके या तो जो जब इस वर्ड की शुरुआत हुई तब ये कहा गया कि जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता था, स्पेशली ब्यूटीफुल गर्ल्स, एंड आई एम सेइंग एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो उसको बेबी शब्द का प्रयोग किया गया। धीरे 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 फिर जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एनीथिंग उसको हम लोग बोलने लगे बेबी, राइट। अब देखें इसके सिनोनिम, ग्रुप समूह, फ्लॉक भी समूह होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर, कलेक्शन। एंटोनिम्स देखेंगे, इंडिविजुअल एक अकेला इंसान, सिंगल, वन इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत। सेंटेंस एग्जांपल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स एंटर्ड द कॉलेज कैंपस, लड़कियों का एक झुंड कॉलेज कैंपस में एंटर किया। होटल वाज सराउंडेड बाय अ बेबी ऑफ जर्नलिस्ट, ये क्लियर होगा। वी सॉ अ बेबी ऑफ स्वॉन्स नियर द लेक, जो लेक है उसके पास हमने हंसों का एक छोटा सा झुंड देखा, दैट इज जो वो इस सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डाइक। अब अगर आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे, तो जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, है ना, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, पानी का बिल्कुल आपकी तरफ ऐसे बड़ी बड़ी लहरें करके आती हैं, और अचानक से समुद्र के किनारे पर झम से ऐसे गिरती हैं, है ना। अब वो झम से ऐसे गिरती है ना, तो क्या होता है कि बहुत फोर्स के साथ पानी आ रहा होता है, तो जो समुद्र का किनारा है वो धीरे 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 कटते जाता है, कट कट के वो पानी में गिरता जाता है। तो उससे रोकने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर पत्थर गिरा दिए जाते हैं, पत्थर सीमेंट वगैरह ऐसे लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो किनारा होता है समुद्र का वो उसको क्षति नहीं होती है, दैट इज नॉट डिस्टर्ब दैट मच, राइट। तो इसको, यही जो सीमेंटेड या फिर जो वॉल बनाई गई है पत्थरों के द्वारा, इसको बोला जाता है डाइक, तो बोला जाता है डाइक। देखेंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तटबंध, बांध, जल रोधी दीवार, राइट। इंग्लिश में नहीं देखेंगे, अ वॉल और एम्बैंकमेंट बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग बाय द सी और रिवर, राइट। अब अगर ये हमने बना दिया तो इससे क्या होगा कि पानी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी से टकराया, अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो वापस पानी चला जाएगा। सिनोनिम्स देखेंगे, एम्बैंकमेंट, लेवी, डैम और सी वॉल। एंटोनिम्स देखेंगे, ब्रीच। अब ब्रीच का मतलब क्या होता है, कोई चीज को तोड़ करके घुस जाना, सो दैट इज व्हाट ब्रीच वर्ड मींस। चैनल, ओपनिंग एंड गैप, ठीक है। सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे, द डाइक प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम फ्लड, जो डाइक था, जो तटबंध था, उसने गांव को किससे बचाया, बाढ़ से बचाया। स्ट्रॉन्ग डाइक वाज बिल्ट अलोंग द रिवर बैंक, द स्टॉर्म डैमेज द कोस्टल डाइक, जो तूफान था उसने जो किनारों का, समुद्र के किनारे का डाइक बना हुआ था वो डैमेज कर दिया। भाई समुद्र के किनारे तो बड़ी डिफिकल्ट लाइफ होती है, राइट। कई बार जैसे सुनामी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तरीके की समस्याएं हो गई। तो जो प्लेन एरियाज ऑफ दी इंडिया रहते हैं उनको तो कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, बट देन पीपल लिविंग अक्रॉस दी कोस्टल एरिया, वहां पे जो रह रहे होते हैं, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो भी तब जब फ्लडिंग वगैरह हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, फिर सुनामी वगैरह आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, तब तो भाई क्या ही बोला जाए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अभी जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट वो इंसान होता है जो आपकी आंखें का चश्मा बनाता है, देखता है कि अच्छा आपकी आंखों का पावर घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे इंसान को बोला जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। कितनी पावर है, -1.5, -2, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, बोलते हैं कि अच्छा कितने का लेंस लगाया हुआ, क्या पावर है आपकी, तो हम लोग बोलते हैं -0.5, -1, -1.5। तो जो ये नापता है उसको अपन बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट।
इसके हम लोग मीनिंग देखेंगे, नेत्र परीक्षण विशेषज्ञ, आंखों की जांच करने वाला डॉक्टर, चश्मे का नंबर बताने वाला, राइट। तो और जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, तो ये डॉक्टर साहब हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, और ये मैडम की आंखें जांच रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किस नंबर का इनको चश्मा लगेगा। इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। अच्छा, पहले इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। A healthcare professional trained to examine eyes, test vision and prescribe glasses or contact lenses. तो सर क्या यही जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, क्या यही हमारी आंखों की सर्जरी भी करते हैं? नहीं, जो आंखों के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। तो इसको आप लिख लेंगे। ये कौन होते हैं? ये आंखों के डॉक्टर होते हैं। आंखों की जो बीमारियां होती हैं, राइट, आंखों की जो बीमारियां होती हैं वो ये डॉक्टर साहब देखते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है? आपकी आंखों का लेंस वगैरह बताता है, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी आंखों की बीमारियों का सोल्यूशन बताते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे, आई स्पेशलिस्ट, विजन टेस्टर, आई डॉक्टर एंड ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिशनर। अब भाई ये तो भाई आपकी आंखों को बता रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पेशेंट, अच्छा, ले पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको कोई ज्ञान ना हो, नॉन स्पेशलिस्ट एंड एमेच्योर। ये जो वर्ड हो गए इनका मतलब ये जो ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट टू ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसके सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे। आई विजिट एन ऑप्टोमेट्रिस्ट फॉर एन आई चेकअप। मैंने ऑप्टोमेट्रिस्ट को विजिट किया अपने आई चेकअप के लिए। द ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब न्यू स्पेक्टिकल्स, राइट, चश्मे, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे। एन ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन डिटेक्ट विजन प्रॉब्लम्स अर्ली। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो आपकी आंखों में होने वाली समस्याओं को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर आपको कुछ भी समस्या हो रही तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मेरे को वो दिक्कत हो रही है, और डॉक्टर बोलता है बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हो तुम, बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हो, बहुत ज्यादा ये कर रहे हो, वो जो कर रहे हो। तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि भाई थोड़ा कम कर दो ये सारी चीजें, बोलता है ना डॉक्टर, राइट। तो उससे जो है आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स जो आने वाली होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अलिट्रेशन। जो एलिट्रेशन वर्ड है ये भी एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एलिट्रेशन वर्ड। एलिट्रेशन वर्ड का मीनिंग होता है अनुप्रास अलंकार। अब जैसे मैंने बोला, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदी की चटनी से चटनी चटाई, या फिर से रिपीट करो? नहीं। और एक और था ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, राइट। जो ये जो चीजें मैंने बोली हैं, दैट इज व्हाट एलिट्रेशन इज, ठीक है, दैट इज व्हाट एलिट्रेशन। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैडम के पास केला है, तो यहाँ पे बेटी ब्रॉट अ बैच ऑफ ब्राइट बनाना, सब बी से शुरू हो रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे कछुए हैं, 10 टाइनी टर्टल्स टेक अ ट्रिप। अब यहाँ पे पीटर साहब के पास क्या है? कुछ भी है, पीटर फाउंड अ पिंक एंड पर्पल पुडल। तो जो सेम साउंड से अगर सारे के सारे वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार, एक ही ध्वनि या अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्स्टेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स, स्पेशली इन पोएट्री और रिटोरिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल्स आप देखो, शी सेल्स सी शेल्स, वो क्या बेचती है? सी शेल्स को बेचती है, राइट। कितना बढ़िया एग्जांपल है, कितना बढ़िया सुंदर सा एग्जांपल है, सी सेल्स सी शेल्स, ठीक है, कितना अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर। इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। पोएट्स ऑफन यूज एलिट्रेशन टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट, बिल्कुल होता है। एलिट्रेशन मेक्स स्लोगन इजी टू रिमेंबर, हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे वो कौन सा था, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदनी रात में चांदनी चौक में चटनी चटाई, ऐसा कुछ था ना, ठीक है। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नया वर्ड, डायलेट। अब जो डायलेट वर्ड है या फिर डिलेट, जो भी आप बोलना चाहें, इसका मतलब होता है फूल जाना। जैसे आपकी पुतलियां, आपकी आंखों की पुतलियां, राइट, अगर वो फैन जाए तो उसको अपन बोलते हैं डायलेशन, ठीक है। उसी तरीके इसका हम लोग, जैसे यहाँ पर आंखें देख लीजिए आप, यहाँ के आंखों की पुतलियां छोटी छोटी सी, आप यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं पुतलियां, तो उसको अपन बोलेंगे कि प्यूपिल्स हैव डायलेटेड। इसका मीनिंग देखेंगे, इंग्लिश मीनिंग फैलना या फिर विस्तार करना। इंग्लिश मीनिंग टू बिकम वाइडर और लार्ज, और टू मेक समथिंग एक्सपैंड, ठीक है। सिनोनिम्स, एक्सपैंड बढ़ना, वाइडन का मतलब होता है बड़ा होना, इनलार्ज का भी मतलब होता है बड़ा होना, इन्फ्लेट का भी मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना। एंटोनिम्स, कॉन्ट्रैक्ट छोटा होना, श्रिंक का मतलब भी छोटा होता है, नैरो मीन्स आपको पता होगा सकरा, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है दबाना। एंड सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इसके। द डॉक्टर सेड दैट द प्यूपिल वुड डायलेट इन डिम लाइट। अब मैं तो आंखों का डॉक्टर नहीं हूं, तो वरना मैं इस पर कुछ कमेंट कर सकता था, राइट। सो आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन दिस। हीट कॉजेज मेटल्स टू डायलेट, ठीक है। जो हीट होती है
तो उसमें जो मेटल्स होती है, धातुएं होती हैं, वो फैल जाती हैं। अब आपने सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, या फिर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कि जब आप मेटल्स होते हैं आप उसको हीट करते हो तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो थोड़े से एक्सपैंड हो जाता है। सिर्फ सिर्फ यही क्यों यार, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो होती है जब आप उसको हीट करते हो तो उसकी साइज जो होती है वो जनरली बढ़ जाती है, ठीक है। द ब्लड वेसल्स डायलेट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इटिनेरेंट। इटिनेरेंट वर्ड है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आपके एग्जाम में, चाहे आप इसको वोकैबुलरी के टर्म्स में यूज कर लो या फिर कॉम्प्रहेंशन के टर्म्स में यूज कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इटिनेरेंट का मतलब होता है घुमंतु या भ्रमणशील, एक ऐसा इंसान जिसको घूमना बहुत पसंद है। और स्पेशली जो इटिनेरेंट होता है ना, वो इधर से उधर जाते रहता है, जहां जहां उसका मन कर रहा है। आज यहाँ पे है, अब उसको 2 दिन बाद तुमने फोन किया, तुम्हारा कोई दोस्त है संजय, तुमने बोला और भाई संजय कहाँ पर हो, और संजय आ जाओ मिलने, तो संजय बोल रहा है अरे मैं तो गोवा में हूँ, मैं तो गोवा में घूम रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसी इंसान को, अब कल को वो गोवा में था, फिर 2 दिन बाद आपने कॉल किया तो फिर वो बोल रहा है अरे मैं तो शिमला में हूँ, मस्त मस्त ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा हूँ, बर्फ देख रहा हूँ। फिर तू तीसरे दिन कॉल किया तो फिर बोल रहा है अरे मैं तो चला गया हूँ गैंगटोक, पूरा इंडिया घूम रहा है वो। ऐसे इंसान को बोला जाएगा इटिनेरेंट, राइट, घुमंतु या भ्रमणशील व्यक्ति। इसकी मीनिंग देखेंगे हम लोग, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क विदाउट अ परमानेंट बेस। इसका सिनोनिम्स देखेंगे, नोमैडिक, मैं वर्ड पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक ऐसा इंसान जो घूमता रहता है। वेंडरिंग का मतलब आपको पहले से क्लियर होगा, माइग्रेटरी वर्ड मींस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला। अब देखिए जो एंटोनिम्स है, ऑक्सफोर्ड बेस्ड मैं एंटोनिम्स लेकर के आऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेटल्ड, एक जगह पे स्थिर। स्टेशनरी का भी मतलब होता है जो मूव ना कर रहा हो। फिक्स्ड मतलब जो बदले नहीं। रेजिडेंट मतलब एक जगह पर रहने वाला। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे, he lived an itinerant life as a street performer। जो स्ट्रीट परफॉर्मर था, अब मैं ऐसा बोल रहा है कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर है, उसका घर अपना खुद का नहीं है। अब उसका खुद का घर नहीं तो बेचारा क्या करेगा, इधर से उधर किसी तरीके घूमता रहेगा और स्ट्रीट्स में परफॉर्म करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द मॉन्क वॉज एन इटिनेरेंट प्रीचर। जो मॉन्क था वो क्या करता था, घूम घूम कर लोगों को प्रीच करता था, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता था। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि ये मॉन्क है, अरे भाई आ गए ये वो, बट समटाइम्स दे टेंड टू हैव वेरी डीप नॉलेज। उनका जो नॉलेज होता है बहुत ज्यादा डीप होता है, राइट। तो कई बार हमें बैठना चाहिए, उनकी बातें भी सुननी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इज देयर एनी वर्ड, अदर वर्ड, ओके, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट वर्ड है, उसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका हो। देखिए जब कोई इंसान है, ठीक है, अब कोई इंसान को जब पुलिस पकड़ती है तो उस समय वो जो इंसान होता है, दैट पर्सन इज एन एक्यूज्ड। उस समय जो इंसान होता है, उस समय जो पर्सन होता है, दैट इज एन एक्यूज्ड। इंसान पकड़ लिया गया तो वो एक्यूज्ड बन गया। पर फिर क्या होता है, केस चलता है, फिर जज साहब उस एक्यूज्ड को बुलाते हैं, पूरा का पूरा केस चलता है। कुछ 2 साल में हो जाते हैं, कुछ 5 साल हो जाते हैं, कुछ 10 साल में हो जाते हैं। फिर जब जज साहब आपको उसमें डिसीजन देते हैं तो उस डिसीजन में क्या हो सकता है कि या तो आपको बरी कर दिया जाएगा या तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा। यू वुड आइदर बी एक्विटेड और यू वुड बी फाउंड अ कॉन्विक्ट, या फिर आपको आरोपी घोषित कर दिया जाएगा, आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा कि भाई आपने एक्चुअल में क्राइम किया हुआ है और आप अगर क्राइम किए होंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, कॉन्विक्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको दोषी ठहरा दिया गया हो। दोषी कौन ठहराता है, हमारे माननीय कोर्ट, हमारा न्यायालय जो है वो उनको दोषी ठहराते हैं। इसका मीनिंग देखेंगे, अब जैसे यहां पर ही देखिए ये इंसान है जेल के अंदर बंद है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्विक्ट, मीनिंग अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी व्यक्ति को ये पा लिया है कि भाई वास्तविक रूप में इस इंसान ने क्राइम किया हुआ है, तो उसको कॉन्विक्ट बोलेंगे। देखिए अब मान लीजिए कि किसी इंसान को पुलिस पकड़ के ले गई, एंड जस्ट बिकॉज पुलिस किसी इंसान को पकड़ के ले गई, आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो इंसान क्रिमिनल है। जब तक न्यायालय या फिर कोर्ट ऑफ लॉ को दोषी घोषित नहीं करता है, तब तक आप उस इंसान को इनोसेंट मानेंगे। पर हाँ, दैट पर्सन वुड बी एन एक्यूज्ड। उस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाया गया होगा कि आपने ऐसा ऐसा किया है, बट
बाद में जो जज साहब है वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने या फिर उस व्यक्ति ने वास्तविक रूप में वो क्राइम किया था या नहीं किया था। अगर ये पाया जाता है कि हाँ भाई उस इंसान ने वास्तविक रूप में वो क्राइम किया था, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन कॉन्विक्ट, राइट। चलिए सिनोनिम्स देखेंगे, क्रिमिनल, प्रिजनर, ऑफेंडर और लॉ ब्रेकर। एंटोनिम्स, इनोसेंट, निर्दोष, एक्विटी, जिसको बरी कर दिया गया हो, फ्री पर्सन, मुक्त व्यक्ति, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वो व्यक्ति जो लॉ को मानता हो। सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। द कॉन्विक्ट वाज सेंटेंस्ड टू 10 years इन प्रिजन। जो अपराधी था, जो दोषी व्यक्ति था, वो उसको 10 साल की सजा दी गई जेल में। कोर्ट कॉन्विक्टेड हिम। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्विक्ट वर्ड है इसका यूज एज अ नाउन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। द कोर्ट कन्विक्टेड हिम ऑफ थेफ्ट। उसको चोरी की वजह से कोर्ट ने सजा दी, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्विक्टेड वर्ड है, यहाँ पर जो कॉन्विक्टेड वर्ड है उसका यूज किया जा रहा है एज अ वर्ब। तो जो कॉन्विक्ट वर्ड है उसको नाउन और वर्ब दोनों के तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस है, द फॉर्मर कॉन्विक्ट कैन रिफॉर्म एंड लीड अ गुड लाइफ। जो कभी पहले दोषी होता है वो एक अच्छे जीवन जी सकता है। देखिए हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारा ये मानना है कि यार अगर कोई इंसान अपराध कर दिया है, पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, तो उस व्यक्ति में सुधार हो ही नहीं सकता। जनरली हम लोग का ये मानना होता है, करेक्ट। हम लोग बोलते हैं उस इंसान से दूर रहो, उस इंसान से दूर रहो, वो तो गंदा इंसान है। पर मुझे ऐसा लगता है दैट एवरी पर्सन शुड बी गिवन अ चांस टू रिफॉर्म। हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को सुधारने का। अगर हम एज ए सोसाइटी किसी इंसान को सुधरने का मौका ही नहीं देंगे और यही आरोप लगाते रहेंगे कि वो इंसान गलत है, वो इंसान गंदा है, उससे दूर रहो, ये बात वो बात, तो वो इंसान सुधरेगा कब? समझ रहे हैं आप? तो व्हाट आई बिलीव इज दैट इवन क्रिमिनल्स शुड बी गिवन अ चांस ऑफ रिफॉर्मेशन, कि वो सुधरे और वापस समाज में घुले मिले और एक अच्छे इंसान बन सके। तो चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, पर आज के सेशन को एंड करने से पहले कुछ मैं पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगा। जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। चलिए, मैं आज का सेशन एंड करने से पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा। जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां कुछ इस तरीके हैं। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। मैं फिर से रिपीट करूंगा, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते। मैं फिर से बोलूंगा, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते, अगर आपका घर इतना दूर ना होता। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा आज के सेशन को, और इसी तरीके से खुश रहिए, एंजॉय करिए और अपनी लाइफ को जिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर attending today's class. See you in the next class. Bye and take care. Not bye. There is no bye. We will be meeting again in the next class. I would say keep a smile on your face. Thank you so much. And let us meet in the next class. Take care.